हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 2 में कल्टीवेटर, डिबलर और कीटनाशक के दुष्प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के बारे में डिस्कस किया था। आइए स्टार्ट करते हैं। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। कृषि यंत्र, कल्टीवेटर एवं डिबलर के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपके बीटीसी 2016 सेकेंड सेमेस्टर में आए हुए हैं। उत्तर: यह हैरो की तरह का यंत्र है। इसमें कांटे लंबे होते हैं जो सिरे पर झुके रहते हैं। इन कांटों की पारस्परिक दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के हेतु उपयोग किया जाता है। ये देखिए कल्टीवेटर का चित्र दे रखा है। हैरो की तरह का ये यंत्र है। इसमें कांटे लंबे होते हैं और जो सिरे पर झुके हुए हैं। ये देखिए झुके हुए हैं। ये इसमें हत्था बना हुआ है और इन कांटों को कम या दूर किया जा सकता है, मतलब दूरी को कम या अधिक कर सकते हैं हम। ये निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में। इसके द्वारा खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है। नंबर 2, खेत में खाद को अच्छी तरह मिलाने में। खाद जो हम खेत में डालते हैं उसे मिलाने में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है छिटकवा विधि से प्रयोग होने वाली फसल के बीजों को भूमि में भली प्रकार से मिलाना। छिटकवा बीज जो विधि से जो फसल बोई जाती है उसमें जो बीज हम बोते हैं उसे मिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डिबलर: यह रबी फसल के बीजों, रबी जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी आदि सब रबी की फसलें, इसे बोने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। इसमें सामान्यतः 3 कतारों में समान दूरी पर खूंटियाँ बनी होती हैं। ये देखिए चित्र में 3 समान ये दूरियों पर खूंटियाँ बनी हुई हैं। बीच में हत्था होता है। ये देखिए बीच में इसके हत्था भी बना हुआ है जिससे इसे उठाया जाता है। इस हत्थे के द्वारा हम इसे उठाते हैं। इसके द्वारा बने छिद्रों में बीज बोया जाता है। इसमें जो छिद्र बने होते हैं उसमें बीज बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। इसके उपयोग से फसलों का उत्पादन अच्छा और अधिक होता है। कीटनाशक क्या होते हैं, इसके प्रयोग एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव बताइए। सबसे पहले हम कीटनाशक के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। कि फसलों में जब कीड़े लग जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए कुछ रसायन दवाओं का प्रयोग करते हैं। उसे ही हम कीटनाशक के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा हम कीटों का नाश करते हैं। इनसे दुष्प्रभाव भी होते हैं। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये जब फसल होती है उसमें डाले जाती है तो जो सब्जियां फल उगते हैं कभी कभी उनमें भी इससे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर उन फल सब्जियों को व्यक्ति खा लेता है तो उसे भी बीमारी लग जाती है। इसलिए इसके अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। आइए पढ़ते हैं। जहाँ एक और कीटनाशक के प्रयोग से लाभ हुआ है, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का पड़ा, जिसके कारण भूमि, जल, वायु, खाद्य आदि सब प्रदूषित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, इससे आराम तो हुआ कीटनाशक के प्रयोग से, लेकिन इसका दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि इसके कारण भूमि, जल, वायु और पेय पदार्थ प्रदूषित हो गए। उनके प्रदूषित होने पर मानव के जीवन पर भी उनका असर पड़ा है। अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई हैं और बड़े पैमाने पर मानव एवं मानवेतर जीवन के लिए खतरा उपस्थित हुआ। इन सिंथेटिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बेहिसाब प्रयोग के परिणाम स्वरूप सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तक लाखों हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि अम्लीय एवं रेतीले में परिवर्तित होकर बंजर हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है, इनका इतना अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जो भूमि उपजाऊ थी वो आज बंजर हो गई है। खेती करने योग्य भूमि नहीं रह गई है। जनसंख्या में हो रही तेजी वृद्धि और उसके अनुरूप खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए ये स्थिति वास्तव में गंभीर और चिंता का विषय है। पहले कीटनाशकों को जहां 1-2 बार छिड़काव से काम चल जाता था, वहां आज कई बार प्रयोग करने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है, जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, खाद्यान्न की मांग इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। ये एक चिंता का विषय बन गया है। पहले जहाँ हम कीटनाशक का 1-2 बार प्रयोग किया जाता है, अब कीटनाशक का प्रयोग बहुत बार करना पड़ रहा है।
समस्या यह है कि एक और बिना कीटनाशक के प्रयोग से पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित नहीं हो पाता, तो दूसरी ओर उसकी परिस्थिति परीक्षणों से विदित है कि जिन कीटों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग हुआ वे कुछ वर्षों तक लुप्त रहने के बाद न सिर्फ पुनर्जीवित हो उठे बल्कि उनकी प्रतिरोधी क्षमता में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। कहने का तात्पर्य यह है, एक ओर जहाँ बिना कीटनाशक के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर सकते हम, वहीं दूसरी ओर इन्हें मारने के लिए जिन कीटनाशकों का प्रयोग हमने किया वो कुछ दिन तो ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद फिर से पुनर्जीवित हो उठे और उनमें जो क्षमता प्रतिरोधी क्षमता है उनकी उस प्रतिरोधी क्षमता में भी वृद्धि हुई। इसी के साथ नए किस्म के कीट और रोगाणु भी विकसित हुए। इससे नए नए कीट और नए नए रोग भी उत्पन्न हुए। परिणाम स्वरूप कीटनाशकों की मात्रा में बढ़ोतरी होती गई, लेकिन लक्षित कीटों का सफाया नहीं हो सका। स्पष्ट है कि रासायनिक कीटनाशक कीट नियंत्रण में अब उतने प्रभावकारी नहीं रह गए जितने पहले दशक में आते थे। कहने का तात्पर्य यह है, पहले जो भी कीटनाशक आते थे वो इतने प्रभावकारी होते कि उनका 1 या 2 बार उपयोग करने से वह सफल रहता था, लेकिन अब अनेक बार उसका उपयोग करना पड़ता है, तब भी वे उतने सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी गंभीर समस्या कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभाव की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिनमें से अधिकतम मौत के शिकार भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्य जाति पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि अनेक लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी की वजह से अनेक लोग मर भी जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले मजदूर कैंसर, अंधेपन, आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। ऐसा देखा गया है कि जो किसान हैं उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है या उन पे सुरक्षित उपकरणों का अभाव है, तो उससे वह किसानों में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, जैसे अंधेपन है, उल्टी है, दमा है, ट्यूमर है आदि बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि वह कम जानकारी के से जिन कीटनाशकों का उपयोग करती है उन्हें उनकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इससे वह उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं और उनमें से कुछ मर भी जाते हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रम से मंद पड़ने से, उपजाऊ भूमि के रहीले या अम्लीय में बदल जाने से, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो उपस्थित हैं ही। मतलब कहने का तात्पर्य है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो मंद होती जा रही है। इन कीटनाशकों का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है कि वह नाइट्रीकरण की प्रक्रिया से भूमि उपजाऊ रहती थी, अब वो बहुत मंद हो गई है। उपचारित बीजों को खाने में तमाम दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी समाप्त हो गए हैं। इनमें जो खेतों में किसान बीज बोते हैं उनमें वह नई प्रकार की खाद पदार्थ डालते हैं और उन्हें अगर वह पक्षी खा लेते हैं तो वे भी उन दवाइयों के असर से समाप्त हो जाते हैं। अलक्ष्य कीटों जैसे मधुमक्खी आदि के लिए भी इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। मधुमक्खी है, इसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उपयुक्त सारी परिस्थितियों आज की दुनिया के कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। रासायनिक कीटनाशक के कृषि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विरोधी परिणामों को देखते हुए अब ऐसे वैकल्पिक कीटनाशकों के अनुसंधान पर जोर दिया जाने लगा है जो मानव एवं मानवेतर जीवों के लिए अल्प या शून्य हानिकारक हों और सुरक्षित हों। इतनी सारी परिस्थितियों या गंभीर समस्या को देखते हुए अब इस प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है जो मानव जाति के लिए सुरक्षित हो, जिसका दुष्परिणाम ना हो, जिसके जैविकीय विघटित होने से मिट्टी, जल, वायु प्रदूषित ना हो, जिससे प्रतिकूल कीड़े मारे ही जा सकें, अनुकूल कीड़े नहीं, जिससे जलवायु प्रदूषित भी ना हो और इससे वही कीड़े मरें जो हमारे लिए घातक हैं, ऐसे ना मरें जिनसे हमें फ़ायदा होता है, जो लक्षित कीटों की प्रतिरोधी क्षमता विकसित ना होने दें, जो रासायनिक कीटों की अपेक्षा सस्ता, सहज, प्राय एवं स्वास्थ्य प्रभावित रहित हो, जिनका प्रभाव भले ही रासायनिक कीटों की तरह ना हो, धीमा हो, कीटों द्वारा कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, किंतु खाद्यान्न, मिट्टी, जल, वायु एवं जीवन में विषाक्तता का प्रवेश ना हो।
इन अपेक्षाओं की पूर्ति केवल वनस्पति जगत से ही हो सकती है और विकल्प की तलाश में नीम एक सर्वोत्तम कीटनाशक के रूप में आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं नीम का प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का हमें दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला है और इससे कीटाणु भी मर जाते हैं जो फसलों में लग जाते हैं। नीम का तेल बनाकर या नीम का पाउडर बनाकर हम फसल बीज बोते समय डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें कीट जो उत्पन्न होते हैं वह ना उत्पन्न हो पाएँ। और कीटों से बचाव के लिए नीम बीज, गरी या खाली पाउडर या चूर्ण भी मिलाया जा सकता है। जुताई के समय भी हम खेत में नीम खली प्रति हेक्टेयर 250 किलो से 2000 किलो तक मिला देने से फसल को कुतर कर खाने वाले कीट सहित सभी की रोकथाम की जा सकती है और इससे नाइट्रोजन का संतुलन भी बना रहता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक नीम पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल भी अच्छी बनी रहे और कीटों को भी मारा जा सके और हमारे जल, वायु आदि प्रदूषित ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।